नमस्कार दोस्तों कार्डियक अरेस्ट एक बेहद गंभीर दिल संबंधी स्थिति है और इसमें अरेस्ट शब्द का मतलब गति को रोकना या कुछ देर तक स्थिर होना होता है। दरअसल कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में दिल धड़कना बंद कर देता है और इस स्थिति को सडन कार्डियक डेथ यानी कि दिल गति अचानक रुकने के कारण होने वाली मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। दिल में एक आंतरिक विद्युत प्रणाली होती है जो दिल की धड़कनों की लय को हमेशा बनाए रखती है। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी स्थिति है जिसमें अचानक से दिल जो है ये काम करना बंद कर देता है, सांस लेने में दिक्कत और होश गुम होने लगते हैं। अचानक कार्डियक अरेस्ट आमतौर पर दिल में एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस यानी कि विद्युत तरंगों में अशांति से होता है। ये आपके दिल के पंपिंग कार्य को बाधित करती है और इससे आपके शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें दिल के रोग, शारीरिक तनाव और कुछ आनुवंशिक विकार भी शामिल है। कई बार इसका कोई ज्ञात कारण नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट बहुत तेजी से होता है, इसमें मरीज को संभलने तक का समय ही नहीं मिलता। टेस्ट करवाने की नौबत आए उससे पहले मरीज की सांसें उखड़ जाती है। यदि कार्डियक अरेस्ट के बाद कोई व्यक्ति जीवित बच जाता है तो फिर कार्डियक अरेस्ट के कारण का पता करने के लिए काफ़ी टेस्ट किए जाते हैं। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सबसे सामान्य टेस्टों में से एक है जिसको तीव्रता से किया जा सकता है। कार्डियक अरेस्ट होने की आशंकाओं को कम करने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना और सिगरेट और बहुत ज़्यादा शराब पीने से परहेज करना अति आवश्यक है। यदि कार्डियक अरेस्ट के दौरान मेडिकल सहायता ना मिल पाए तो पीड़ित व्यक्ति की कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो सकती है। अगर उनके पास पहले ही डिफिब्रिलेशन होता है तो इस दौरान मृत्यु होने की आशंका कम हो जाती है। डिफिब्रिलेशन एक इलेक्ट्रिक शॉक भेजता है जो दिल की धड़कनों की लय को फिर से ठीक कर देता है। व्यक्ति को अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो जब तक डिफिब्रिलेशन नहीं किया जाता उसे सीपीआर दी जाती है। ये एक जीवन रक्षक प्राथमिक चिकित्सा होती है और इसे कार्डियक अरेस्ट से ग्रस्त व्यक्ति को दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि कार्डियक अरेस्ट के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों कार्डियक अरेस्ट के लक्षण काफ़ी कठोर और तीव्र होते हैं और किसी प्रकार की चेतावनी दिए बिना आते हैं, जैसे कि अचानक से गिर जाना, नाड़ी न चलना या नाड़ी महसूस ना होना, चेहरा ग्रे रंग का दिखाई देना, आमतौर पर भयभीत महसूस होना, बेचैनी, सांस रुक जाना, चेतना में कमी यानी कि बेहोशी जैसी स्थिति, खांसी, मतली और उल्टी, सांस फूलना, छाती में दर्द, बेहोश होना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, ऐसा डर महसूस होना जैसे कि मृत्यु होने वाली है, घबराहट महसूस होना, चिपचिपा महसूस होना और पसीने आना। और बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए तो कार्डियक अरेस्ट एक आपातकालीन मेडिकल स्थिति है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कार्डियक अरेस्ट होने के क्या कारण है, ये क्यों होता है। तो दोस्तों अचानक कार्डियक अरेस्ट होने का कारण आमतौर पर दिल की लय में किसी प्रकार की असमानता यानी कि दिल की अनियमित धड़कनें या एरिथमिया होती है जो कि दिल में विद्युत प्रणाली संबंधी किसी समस्या के परिणाम स्वरूप होती है। दिल की लय में डिस्टर्बेंस अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे कि बात की जाए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की तो ये एक वो स्थिति होती है जिसमें विद्युत गतिविधि असामान्य होती है लेकिन इससे दिल खून को पंप नहीं कर पाता जिससे कि दिल की धड़कनें नहीं बनती। और बात की जाए कंप्लीट हार्ट ब्लॉक यानी कि दिल का पूरी तरह से बंद हो जाने की तो इस स्थिति में दिल की दर बहुत धीमी होती है जो व्यक्ति को लंबे समय तक जीवित नहीं रख पाती। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ऐसे कौन से जोखिम कारक है जिनसे कि कार्डियक अरेस्ट होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसी निश्चित प्रकार की स्थितियां और स्वास्थ्य कारक हैं जो कि कार्डियक अरेस्ट के जोखिम को बढ़ाते हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इस प्रकार के दिल के रोग कोरोनरी धमनियों में पैदा होते हैं। ये धमनियां ही दिल की मांसपेशियों में खून की पूर्ति करती है। जब ये अवरुद्ध यानी कि ब्लॉक हो जाती है तो दिल में खून जाना बंद हो जाता है जिससे कि ये उचित तरीके से काम करना बंद कर सकता है। दूसरी स्थिति होती है दिल का आकार बढ़ना। यदि दिल का आकार सामान्य से बड़ा है तो कार्डियक अरेस्ट के जोखिम बढ़ सकते हैं। हो सकता है असामान्य रूप से बढ़ा हुआ दिल ठीक से धड़क ना पाए और इसमें मांसपेशियों में क्षति होने के भी अधिक जोखिम होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अनियमित दिल के वाल्व की तो हार्ट वाल्व के रोग में वाल्व संकुचित हो जाती है या इनसे रिसाव यानी कि लीकेज होने लगता है और ऐसा होने से दिल में से खून का सर्कुलेशन या तो खून के चैम्बरों को ओवरलोड कर देता है या फिर उन्हें उनकी क्षमता तक भी नहीं बढ़ पाता और ऐसी स्थिति में दिल के चैम्बर अत्यधिक कमज़ोर या आकार में बड़े हो जाते हैं। उसके बाद बात की जाए कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की तो कुछ लोगों में जन्म से ही दिल में क्षति होती है और इसे दिल संबंधी जन्मजात समस्याएं कहा जाता है। जो बच्चे दिल संबंधी गंभीर समस्याओं के साथ जन्म लेते हैं उनको कार्डियक अरेस्ट
हो सकता है। और उसके बाद बात की जाए विद्युत आवेग संबंधी समस्याओं की, तो आपके दिल की विद्युत प्रणाली संबंधी समस्याएं अचानक से होने वाले कार्डियक अरेस्ट होने के जोखिम को बढ़ा देती है, जो मृत्यु का कारण भी बन सकती है। और इन समस्याओं को प्राथमिक हृदय लय असामान्यताओं के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्राइमरी हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटीज। साथ ही साथ कार्डियक अरेस्ट होने के कुछ अन्य जोखिम कारकों की बात करें तो उसमें है गतिहीन जीवन शैली, जैसे कि दिन का अधिकतर समय बैठकर ही निकलता हो, हाई बीपी, पोटेशियम की कमी या मैग्नीशियम की कमी होना, हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल के रोगों संबंधी पारिवारिक समस्या होना, मोटापा, धूम्रपान करना, पुरुषों में 45 से ऊपर की उम्र और महिलाओं में 55 से ऊपर की उम्र, डायबिटीज़। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में कार्डियक अरेस्ट होने के जोखिम सामान्य से 2 या 3 गुना अधिक होते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पहले कभी हार्ट अटैक आया हो या फिर नशीले पदार्थों का दुरुपयोग करना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कार्डियक अरेस्ट होने से कैसे बचें। तो दोस्तों अचानक आने वाले कार्डियक अरेस्ट के जोखिम को जानने का कोई निश्चित तरीका नहीं है और इसीलिए इसके जोखिम को कम करना ही सबसे अच्छी कार्यनीति यानी कि स्ट्रेटेजी है। कार्डियक अरेस्ट की रोकथाम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में नियमित रूप से चेकअप करवाना, दिल के रोगों की जांच करना और दिल को स्वस्थ रखने वाली जीवन शैली जीना वगैरह शामिल है। एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए कुछ बातों का पालन करना जरूरी होता है, जैसे कि पोषक तत्वों से भरपूर और संतुलित आहार का सेवन करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य स्तर पर बनाए रखें, जहां तक संभव हो तनाव से बचें, तनाव को मैनेज करने के तरीके सीखें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, धूम्रपान ना करें और यदि आप शराब पीते हैं तो उसकी मात्रा भी कम करें, खूब व्यायाम करें, ब्लड प्रेशर को सुरक्षित स्तर पर रखें और साथ ही साथ शरीर का स्वस्थ वजन बनाए रखें। यदि आपको दिल संबंधी कोई रोग है या ऐसी कोई स्थिति है जो आपके दिल को अस्वस्थ बना सकती है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाने के सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाएं लेना या डायबिटीज़ को सावधानीपूर्वक मैनेज करना वगैरह। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कार्डियक अरेस्ट का निदान यानी कि परीक्षण कैसे होता है। तो दोस्तों कार्डियक अरेस्ट एक अचानक और तीव्रता से होने वाली स्थिति होती है और इसीलिए इसके लिए टेस्ट वगैरह करने का समय नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट के बाद यदि कोई व्यक्ति जीवित बच जाता है तो कार्डियक अरेस्ट के कारण का पता लगाने के लिए काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि बात की जाए ब्लड टेस्ट की, तो एंजाइम की जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है और एंजाइम्स की मदद से ये पता लगाया जाता है कि कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आया था। इसके अलावा डॉक्टर खून टेस्ट का इस्तेमाल शरीर में कुछ प्रकार के खनिज, हार्मोन और केमिकल्स वगैरह की जांच करने के लिए करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी की, तो इस टेस्ट का इस्तेमाल दिल की विद्युत गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता है। ईसीजी टेस्ट की मदद से ये पता लगाया जाता है कि आपका दिल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, ये किसी जन्मजात हृदय रोग के कारण हुआ है या फिर हार्ट अटैक के कारण हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इकोकार्डियोग्राम की, तो इस टेस्ट की मदद से ये देखा जाता है कि क्या आपका दिल क्षतिग्रस्त हो गया है। अन्य प्रकार की दिल संबंधी समस्याओं की जांच करने के लिए भी इको टेस्ट किया जाता है, जैसे कि दिल की मांसपेशियों और वाल्व संबंधी समस्याएं। उसके बाद बात की जाए कार्डियक कैथेटराइजेशन की, तो इस टेस्ट की मदद से डॉक्टर ये देख पाते हैं कि आपकी धमनियां कहीं संकुचित या ब्लॉक तो नहीं हो गई। और बात की जाए इंट्राकार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी यानी कि ईपीएस की, तो इस टेस्ट की मदद से ये जांच की जाती है कि आपके दिल के विद्युत सिग्नल कितने अच्छे से काम कर पा रहे हैं। अनियमित दिल की असामान्य धड़कनें और दिल के लय की जांच करने के लिए भी ईपीएस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और बात की जाए न्यूक्लियर वेंट्रिक्युलोग्राफी की, तो इस टेस्ट का इस्तेमाल ये देखने के लिए किया जाता है कि आपका दिल कितने अच्छे से खून को पंप कर रहा है। आपके स्वास्थ्य संबंधी पिछली जानकारी और इन परीक्षणों के रिजल्ट के आधार पर डॉक्टर कुछ अन्य टेस्ट भी कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कार्डियक अरेस्ट का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों ये जीवन के लिए एक घातक स्थिति होती है। कार्डियक अरेस्ट में जीवित रहने के लिए तत्काल एक्शन लेने की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले बात की जाए सीपीआर की, तो अचानक से होने वाले कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में सीपीआर बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीपीआर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन युक्त खून के बहाव को मेंटेन करके जब तक कोई एडवांस इमरजेंसी विकल्प उपलब्ध नहीं होता तब तक शरीर को जीवन प्रदान करता है। यदि आप सीपीआर के बारे में नहीं जानते और आपके आसपास कोई बेसुध होकर गिर जाता है या उसमें कार्डियक अरेस्ट जैसे लक्षण पैदा होने लगते हैं, तो ऐसे में आपको उसी समय एम्बुलेंस को फ़ोन कर देना चाहिए। यदि व्यक्ति ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हो तो आपको तुरंत उसके सीने को जोर जोर से दबाना शुरू कर देना चाहिए। आपको लगभग 1 मिनट में 100 से 120 बार छाती को दबाना है और ये भी ध्यान रखना है कि आप उस व्यक्ति की छाती को हर बार पूरा खुलने दे रहे हैं। ये प्रक्रिया लगातार तब तक करते रहें जब तक ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यानी कि एईडी उपलब्ध हो जाए या इमरजेंसी कर्मी पहुंच जाएं।
उसके बाद दोस्तों बात की जाए डिफिब्रिलेशन की, तो ये वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन के लिए एक एडवांस केयर होती है। वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन दिल की अतालता का एक प्रकार होता है जो अचानक कार्डियक अरेस्ट पैदा करने का कारण बनता है। आमतौर पर इसमें छाती की दीवार के माध्यम से दिल तक एक इलेक्ट्रिकल शॉक पहुंचाना होता है। इस प्रक्रिया को डिफिब्रिलेशन कहा जाता है, जो क्षणिक रूप से दिल और अराजक लय को रोक देता है और इसकी मदद से दिल फिर से सामान्य धड़कनों की लय प्राप्त कर लेता है। डिफिब्रिलेशन का इस्तेमाल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की पहचान होने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रिकल शॉक तभी दिया जाता है जब ये जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अस्पताल की, तो जब मरीज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच जाता है तो मेडिकल स्टाफ मरीज की स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन वगैरह की संभावना का इलाज करते हैं। मरीज के दिल की असामान्य लय को नियंत्रण में लाने के लिए उसे दवाएं भी दी जाती है। और बात की जाए दीर्घकालिक उपचार की, तो ठीक होने के बाद आपके डॉक्टर आपको या आपके परिवार को ये बताएंगे कि कार्डियक अरेस्ट के कारण को निर्धारित करने के लिए आपको अतिरिक्त परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है। आपके डॉक्टर कार्डियक अरेस्ट फिर से होने के जोखिम को कम करने के लिए आपको कुछ रोकथाम उपचार के बारे में भी बताएंगे। और दोस्तों बात की जाए इन उपचारों की, तो सबसे पहला है दवाएं। एरिथमिया यानी कि अनियमित दिल की धड़कने के आपातकालीन या दीर्घकालिक उपचार या फिर एरिथमिया से होने वाले कुछ संभावित जटिलताओं के लिए डॉक्टर कई प्रकार की एंटी एरिथमिक यानी कि दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने वाली दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों में अचानक कार्डियक अरेस्ट के जोखिम होते हैं उनके लिए आमतौर पर बीटा ब्लॉकर्स नामक दवाओं की एक क्लास का उपयोग किया जाता है। अन्य संभावित दवाएं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि ACE और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह शामिल है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर यानी कि ICD की, तो जब स्थिति नियंत्रित हो जाती है तो आपके डॉक्टर द्वारा ICD के प्रत्यारोपण का सुझाव दिया जाता है। ICD एक बैटरी से चलने वाला यूनिट यानी कि उपकरण होता है जिसको शरीर में कॉलर की हड्डी के पास प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ICD लगातार आपके दिल की लय पर नजर रखता है और इनमें किसी भी प्रकार की असामान्यता को ठीक करने की कोशिश करता है। और दोस्तों बात की जाए सर्जरी की, तो सबसे पहले जानेंगे करेक्टिव हार्ट सर्जरी के बारे में। यदि जन्म से आपको दिल की विकृति, एक दोषपूर्ण हार्ट वाल्व समस्या या दिल की मांसपेशियां रोगग्रस्त है तो इनको ठीक करने के लिए इस सर्जरी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है और इससे दिल की दर और खून के बहाव में सुधार होता है। और बात की जाए कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की, तो एंजियोप्लास्टी ब्लॉक हुई कोरोनरी धमनियों को फिर से खोल देती है और खून को दिल में स्वतंत्र रूप से बहने में मदद मिलती है। इससे गंभीर एरिथमिया होने के जोखिम भी कम हो जाते हैं। और बात की जाए कोरोनरी बाईपास सर्जरी की, तो इस प्रक्रिया को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है और इसकी मदद से दिल में खून की सप्लाई में सुधार किया जाता है और दिल की धड़कनें बढ़ने की आवृत्ति को भी कम किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।